जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं का व्याकरण से वाक्य पाठ पढ़ेंगे। जैसे ये एक वाक्य है, रेखा पड़ती है। ये एक वाक्य है, लेकिन ये रेखा जो है एक शब्द है। पड़ती है, पड़ती अलग शब्द है अलग शब्द है। तो इन तीनों को एक साथ जोड़ने से ये एक पूरा एक वाक्य बन जाता है, रेखा पड़ती है। अब यही जो रेखा है अलग से जब बोला जाता है तो ये शब्द होता है, लेकिन जब यही रेखा शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो यह पद कहा जाता है। तो अब जानते हैं शब्द और पद किसे कहते हैं। ये रेखा अलग शब्द है, और जब यह रेखा पड़ती है एक वाक्य में प्रयुक्त होता है तो तब यह शब्द न रहकर पद बन जाता है, क्योंकि इसमें व्याकरण के नियम प्रयुक्त होते हैं। अब जानते हैं वाक्य की क्या परिभाषा होती है। वाक्य निश्चित क्रम में पदों का व्यवस्थित सार्थक रूप वाक्य कहलाता है। तो निश्चित क्रम में अर्थात एक क्रम में लिखा हुआ वाक्य ही जो अपना सार्थक रूप प्रकट करता है और व्यवस्थित क्रम में लिखा गया हो, वही वाक्य कहलाता है। जैसे तुम जाओ, सीता पढ़ रही है, नहीं, धन्यवाद। तो इससे पता चलता है कि एक पद का भी वाक्य हो सकता है और अनेक पदों का भी। तो अब जानते हैं वाक्य में क्या गुण होने चाहिए। तो वाक्य अर्थवान होना चाहिए, अर्थात जो वाक्य बोला या लिखा जा रहा है उसका कुछ अर्थ होना चाहिए, नियम के अनुसार, नियमानुसार, अर्थात व्याकरण के नियम के अनुसार वाक्य लिखा या बोला जाना चाहिए। पूर्णता, वाक्य में पूर्णता होनी चाहिए, अर्थात वाक्य अपना पूरा अर्थ स्पष्ट करता हो। भावाभिव्यक्ति में सक्षम, जो वाक्य बोला या लिखा जाए वह अपनी अभिव्यक्ति में सक्षम हो। अब जानते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। तो उद्देश्य, जैसे शीला पढ़ रही है, ये एक वाक्य है और शीला इसमें उद्देश्य है और पढ़ रही है विधेय है। जैसे कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, कुछ बच्चे उद्देश्य है, पार्क में खेल रहे हैं विधेय है। दुकान का मालिक घर चला गया, दुकान का मालिक उद्देश्य है और घर चला गया विधेय है। अब रचना के या बनावट के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस, संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस, मिश्र वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब जानते हैं सरल वाक्य किसे कहते हैं। सरल वाक्य, जैसा कि ये अपने नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि सिंपल सेंटेंस यानी सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो, जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। एक उद्देश्य या एक से अधिक भी और एक विधेय हो। उद्देश्य एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं, परंतु विधेय एक हो, वह सरल वाक्य है। जैसे बस चली, बस इसमें उद्देश्य है, चली विधेय है। तो इसमें एक उद्देश्य है, एक विधेय है और अपना पूरा अर्थ स्पष्ट कर रहा है, तो यह एक सरल वाक्य है।
रमेश हंसता है। तो रमेश उद्देश्य है, हंसता है विधेय है। ये भी एक सरल वाक्य है। अच्छा, अब राम और रमेश ने चोर को पकड़ा। राम और रमेश, इसमें एक से अधिक उद्देश्य हैं। चोर को पकड़ा विधेय है। माता जी ने सीता को साड़ी दी, तो इसमें ये माता जी ने सीता को, ये उद्देश्य है, साड़ी दी विधेय है। तो इसमें कर्ता और क्रिया के अलावा कर्म तथा उनके पूरक भी सम्मिलित होते हैं। जैसे राम पढ़ा, यानी कि राम ने पढ़ाई की। अब ये तो पूरक, यानी इसमें इसके पूरक नहीं है। अब देखिए अगले वाक्य में, पड़ोस में रहने वाला राम, तो इसमें जो है उद्देश्य का विस्तार हो रखा है। राम के बारे में बताया है, पड़ोस में रहने वाला राम, तो उद्देश्य का विस्तार हो रखा है, लेकिन ये पूरा एक उद्देश्य है और गया विधेय है। राम ने मित्र को पुस्तक दी। राम ने मित्र को, ये उद्देश्य है, पुस्तक दी विधेय है। तो ये सरल वाक्य हैं। सुमन खाना बनाती है। तो सरल वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है और उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं, वहां पर सरल वाक्य होता है। अब जानते हैं संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब जानते हैं योजक किसे कहते हैं। योजक यानी समुच्चय बोधक अव्यय, जैसे और, एवं, व, तथा, अथवा, या, किंतु, परंतु, इसलिए आदि। अब जानते हैं सरल वाक्य के कुछ उदाहरण। जैसे रात हुई और तारे निकल आए। रात हुई एक सरल वाक्य है और से इसको जोड़ा गया है, जो कि समुच्चय बोधक अव्यय है, और तारे निकल आए एक अलग वाक्य है, और ये दोनों वाक्य और योजक से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए यह है संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य योजक द्वारा जुड़े होने पर भी दोनों वाक्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए किसी दूसरे वाक्य पर आश्रित नहीं होते। उपवाक्य होते हुए भी उनमें पूर्ण अर्थ का बोध होता है। उपवाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, जैसे और, किंतु, परंतु आदि। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे बरसात हुई और हम भागने लगे। मोहन बीमार है इसलिए नहीं आ सका। तुम मान जाओ अन्यथा तुम पिटोगे। तो ये सब जो उदाहरण हैं, ये संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं। अब जानते हैं मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य भी इन्हें कहते हैं। तो जिन वाक्यों में एक प्रधान मुख्य वाक्य के साथ एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हों, उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, जैसे कि, जब, तब, जिस, जिन, जहाँ, जो, वे, ज्यों ही, त्यों ही आदि व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। स्वतंत्र वाक्य को प्रधान वाक्य तथा
उस पर निर्भर वाक्य को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य का एक सरल वाक्य में रूपांतरण करने पर जो क्रिया वाक्यांत में बनी रहेगी वही उपवाक्य प्रधान उपवाक्य होगा। जैसे मोहन परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। सरल वाक्य बनाने पर जो क्रिया रहेगी वही उसका प्रधान उपवाक्य होगा। जैसे मोहन परिश्रम करने पर अवश्य सफल होता, तो यहाँ पर अवश्य सफल होता प्रधान उपवाक्य है और मोहन परिश्रम करता तो आश्रित उपवाक्य है। अब रचना के आधार पर हम वाक्य भेद बताएंगे। जैसे ही हम बाहर गए वर्षा होने लगी। जैसे ही हम बाहर निकले वर्षा होने लगी। तो ये मिश्र वाक्य है। गिलास नीचे गिरा और टूट गया। गिलास नीचे गिरा यह अलग वाक्य है जो कि पूरा अर्थ अपना दे रहा है, और टूट गया ये भी पूरा अर्थ दे रहा है, तो ये संयुक्त वाक्य है। सूर्योदय होते ही पक्षी चहचहाने लगे, सरल वाक्य। गड्ढा खोदकर मजदूर चले गए, सरल वाक्य। मोहन ने जो कार्ड छपवाए वे शादी के लिए थे, तो इसको जो से भी जोड़ा गया है, जो और वे से जोड़ा गया है, तो इसलिए यह मिश्र वाक्य है और एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है। तो जहाँ पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। मैंने शीला को कहा कि वह मेरे साथ चले, ये भी मिश्र वाक्य है। लोग लालची होते हैं और दुखी रहते हैं, ये संयुक्त वाक्य है। जो झूठ बोलता है उसे कोई प्यार नहीं करता, मिश्र वाक्य। अब वाक्य परिवर्तन, तो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करें। मैंने उसे पढ़ाकर नौकरी दिलवाई। अब इसको संयुक्त वाक्य में बदलेंगे। मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलवाई। तो ये इस प्रकार सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदला गया है। उसने नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र लिखा, इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। उसने प्रार्थना पत्र लिखा जो नौकरी के लिए था। गरीब मेहनत करते हैं पर उन्हें भरपेट रोटी नहीं मिलती, सरल वाक्य में बदलिए। गरीबों को मेहनत करने पर भी भरपेट रोटी नहीं मिलती। राम चित्रकारी सीखना चाहता है, मिश्र वाक्य में बदलिए। जो राम है वह चित्रकारी सीखना चाहता है। अगला देखते हैं। मेरे दीपक जलाते ही उजाला फैल गया, संयुक्त वाक्य में से बदलना है। मेरे दीपक जले और उजाला फैल गया, ये संयुक्त वाक्य बन गया। उसने मेहनत की, वह सफल न हो सका, सरल वाक्य में बदलिए। वह मेहनत करने पर भी सफल न हो सका। इस मीडिया में हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य भाषा की महत्वपूर्ण इकाई होती है। वाक्य द्वारा हम अपनी बातों को कहते हैं या दूसरों की बातों को समझते हैं। वाक्य एक या एक से अधिक शब्दों का भी हो सकता है। छोटा बालक चाहे 2 शब्द ही बोलता हो, उसका अर्थ निकलता है तो वह वाक्य है। अर्थात शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता हो, वह वाक्य कहलाते हैं। जब हम सार्थक वर्णों को जोड़ते हैं तो एक सार्थक शब्द बनता है और सार्थक शब्दों को जोड़ने से एक वाक्य का निर्माण होता है।
वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का एक व्यवस्थित क्रम तथा निश्चित अर्थ होता है। यदि हम वाक्य के क्रम को आगे पीछे करें तो वह वाक्य अशुद्ध हो जाएगा और अपना सार्थक अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाएगा। अतः फूल बैठी है पर तितली एक अशुद्ध वाक्य है। इससे हम समझते हैं कि ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा अपनी पूरी बात स्पष्ट कर सके वह शुद्ध वाक्य कहलाता है। जैसे सत्य की विजय होती है, इस वाक्य का क्रम व्यवस्थित है और ये शुद्ध वाक्य बना रहा है। वहीं सत्य विजय होती ये एक अशुद्ध वाक्य है क्योंकि इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है। आइए अब वाक्य बनाने की विधि को जानें। जब हम वाक्य बनाते हैं तो सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म तथा अंत में क्रिया आती है। इस उदाहरण को देखिए, सौरभ खाना खाता है। इस उदाहरण में सौरभ शब्द कर्ता है तथा खाना सौरभ का कर्म है जो सौरभ द्वारा किया जा रहा है एवं खाना एक क्रिया है। इनका व्यवस्थित रूप देने पर हमें एक सार्थक वाक्य प्राप्त हुआ जिससे पता चलता है सौरभ खाना खाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। आइए जानते हैं उद्देश्य क्या है। वाक्य में कर्ता अर्थात जिसके बारे में कुछ चर्चा की जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे अरुण लिखता है, सचिन दौड़ता है। इन वाक्यों में अरुण तथा सचिन के बारे में बताया गया है, इसलिए ये उद्देश्य है। कई बार वाक्य में कर्ता का परिचय देने वाले अन्य शब्द भी साथ आए होते हैं। ये अन्य शब्द उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। जैसे सुंदर पक्षी डाल पर बैठा है, काला सांप पेड़ के नीचे बैठा है। इनमें सुंदर और काला शब्द उद्देश्य का विस्तार है। आइए जानते हैं विधेय क्या है। वाक्य में कर्ता द्वारा किए गए कर्म को विधेय कहते हैं, यानी वाक्य के जिस भाग में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे अनुराग खेलता है, इस वाक्य में खेलता है विधेय है। मूल विधेय को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे विधेय का विस्तार कहलाते हैं। जैसे वह अपने पेन से लिखता है, इसमें अपने विधेय का विस्तार है। वाक्य के भेद तीन आधार पर किए जाते हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, क्रिया पर। रचना के आधार पर वाक्य और मिश्रित वाक्य। आइए अब जानते हैं सरल वाक्य क्या है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे कल दिल्ली जाना है, इस वाक्य में एक ही क्रिया जाना है जिससे पता चलता है कि ये एक सरल वाक्य है। इसी प्रकार सरल वाक्य के कुछ और उदाहरण हैं। सूर्य निकल रहा है, वह पुस्तक पढ़ता है, छात्र मैदान में खेल रहे हैं। इन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है, अतः ये सरल या साधारण वाक्य हैं। आइए इस वाक्य के बारे में जानते हैं। अथवा दो से अधिक साधारण वाक्य जब समुच्चय बोधकों जैसे पर, किंतु, और, या आदि से जुड़े होते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे राजन बाजार गया और फल खरीद कर लाया। इस वाक्य में राजन बाजार गया एक उपवाक्य है तथा फल खरीद कर लाया दूसरा उपवाक्य है। इस वाक्य को और समुच्चय बोधक द्वारा जोड़ा गया जिससे ये एक संयुक्त वाक्य बना। संयुक्त वाक्य चार प्रकार के होते हैं: संयोजक संयुक्त वाक्य, विभाजक संयुक्त वाक्य, विकल्प सूचक संयुक्त वाक्य, परिणाम बोधक संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य के बारे में हैं। जब एक साधारण वाक्य साधारण या मिश्रित वाक्य से संयोजक अव्यय द्वारा जोड़ा होता है
तब उसे संयोजक संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैं दिल्ली गया था और मेरी पत्नी आगरा। इस उदाहरण में मैं दिल्ली गया था एक वाक्य है तथा मेरी पत्नी आगरा अन्य वाक्य है। इसमें और संयोजक लगाने से ये संयोजक संयुक्त वाक्य बन गया। कुछ और वाक्यों को देखें। यहाँ मैं बैठूंगा पर दूसरे लोग भी बनी है एवं मेरे लिए अव्यय है, संयोजक वाक्य बन गया। आइए अब विभाजक संयुक्त वाक्य के बारे में जानते हैं। जब साधारण अथवा मिश्रित वाक्यों में परस्पर भेद या विरोध का संबंध रहता है तब उस वाक्य को विभाजन संयुक्त वाक्य, जैसे वह मेहनत तो बहुत करता है पर फल नहीं मिलता। वह मेहनत तो बहुत करता है एक साधारण वाक्य है तथा फल नहीं मिलता एक और साधारण वाक्य है। इसमें पर अव्यय लगाने से हमने देखा कि ये दोनों वाक्यों में विरोध को दर्शाता है, जिससे ये एक विभाजन संयुक्त वाक्य बना। आइए अब विकल्प सूचक संयुक्त वाक्य के बारे में जानते हैं। जब दो बातों में से किसी एक को स्वीकार करना होता है तथा दूसरे को त्यागा जाता है तब उसे विकल्प संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे आप पहुंच जाएंगे या मैं आपको फोन करूं, ठीक से काम करो अथवा नौकरी छोड़ दो, आप मेरे साथ रहेंगे कि मोहन के साथ। इन सभी उदाहरणों में या अथवा की अव्यय विकल्प को दर्शाते हैं, जिससे पता चलता है कि दो में से किसी एक को स्वीकार करने की बात की जा रही है। अर्थात ऐसे वाक्य विकल्प सूचक संयुक्त वाक्य होते हैं। आइए अब परिणाम बोधक संयुक्त वाक्य के बारे में जानते हैं। जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य का परिणाम होता है उस वाक्य को परिणाम बोधक संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा। इस उदाहरण में इसलिए अव्यय से पता चलता है कि कर्ता इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि उसे बहुत काम है, अर्थात पहला वाक्य दूसरे वाक्य के कारण को स्पष्ट करता है। आइए अब मिश्रित वाक्य के बारे में जानते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े हों उसे मिश्रित या जटिल वाक्य कहते हैं। जैसे राम ने कहा कि वह राधिका के साथ खेलने जाएगा। इस वाक्य में राम ने कहा मुख्य उपवाक्य है और वह राधिका के साथ खेलने जाएगा मुख्य उपवाक्य पर आश्रित वाक्य है, क्योंकि यदि हम केवल मुख्य वाक्य लिखें राम ने कहा तो ये एक अधूरा वाक्य होगा कि उसने क्या कहा, और यदि हम केवल ये कहें कि वह राधिका के साथ खेलने जाएगा तो ये भी एक अधूरा वाक्य है, क्योंकि यहाँ प्रश्न उठता है कि कौन खेलने जाएगा। मिश्रित वाक्य में आश्रित उपवाक्य मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। आइए अब संज्ञा उपवाक्य के बारे में जानते हैं। वाक्य में संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले वाक्य संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। यह कर्ता और कर्म के रूप में होते हैं। सामान्य रूप से इन उपवाक्यों का प्रारंभ की समुच्चय बोधक से होता है, परंतु कभी-कभी की का लोप भी किया जा सकता है। जैसे राम ने कहा कि वह कल मुंबई जाएगा, मैं जानता था वह नहीं आएगा, की का लोप। कर्ता के रूप में संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है मेरा ये सोचना कि वह अच्छा व्यक्ति है, झूठ निकला। इस वाक्य में मेरा ये सोचना प्रधान उपवाक्य है तथा कि वह अच्छा व्यक्ति है आश्रित उपवाक्य है। कर्म के रूप में संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है रामू कहता है वह कभी झूठ नहीं बोलता। इस वाक्य में रामू कहता है कि प्रधान उपवाक्य है तथा वह कभी झूठ नहीं बोलता आश्रित उपवाक्य। आइए अब विशेषण उपवाक्य के बारे में जानते हैं।
जो अपने प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जो बात सुनो उसे समझो, ये वही छात्र है जो मेरे स्कूल में पढ़ता था। इनमें जो, उसे तथा यह शब्द दोनों उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं तथा सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। आइए अब क्रिया विशेषण उपवाक्य के बारे में जानते हैं। जो अपने मुख्य उपवाक्य के क्रिया शब्द की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जब जब वर्षा होगी तब तब हरियाली फैलेगी। यदि वह पढ़ेगा नहीं तो पास कैसे होगा। इन वाक्यों में जब जब, तब तब, यदि तो क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त होकर मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बता रही हैं। तो बच्चों, अब हम पढ़ाए गए वाक्य का अभ्यास करते हैं। वाक्य का प्रश्न है, नीचे दिए गए सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बदलें। बादल घिरते ही मोर नाचने लगा। तो इसको संयुक्त वाक्य में बदलेंगे, बादल घिरे और मोर नाचने लगा। दूसरा वाक्य है, अंकित की कलम छूटकर गिर गई। तो इसको संयुक्त वाक्य में इस प्रकार बदलेंगे, अंकित की कलम छूटी और गिर गई। मोहन हंसकर बोला। इसको संयुक्त वाक्य में इस प्रकार बदलेंगे, मोहन हंसा और बोला। सूरज निकलते ही फूल खिल उठे। इसको संयुक्त वाक्य में इस प्रकार बदलेंगे, सूरज निकला और फूल खिल उठे। अब पांचवा वाक्य देखते हैं, तुम पढ़कर सो जाना। तो इसको संयुक्त वाक्य में इस प्रकार बदलेंगे, तुम पढ़ना और सो जाना। अगला प्रश्न है, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में उदाहरण देकर स्पष्ट करें। जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं और मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। देखिए, दोनों ही समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए होते हैं। जैसे संयुक्त वाक्य में दो अथवा दो से अधिक साधारण शब्द जब समुच्चय बोधक अव्यय जैसे किंतु, परंतु, और, या आदि से जुड़े होते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं आया और वह गया, इसको और से जोड़ा गया है तो ये संयुक्त वाक्य है। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफल नहीं हो सका, तो इसको किंतु से जोड़ा गया है। दोनों ही वाक्य अपना पूर्ण अर्थ स्पष्ट करते हैं तो ये संयुक्त वाक्य है। तो आराधना ने रोना शुरू किया और बेहोश हो गई, तो इसको और से जोड़ा गया है और दोनों ही वाक्य अपना संपूर्ण अर्थ प्रकट करते हैं तो ये संयुक्त वाक्य है। इसके विपरीत जो है मिश्र वाक्य में, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े हों उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे अमित ने कहा कि वह घर जाएगा। जैसे अमित ने कहा, इसमें प्रधान उपवाक्य है और वह घर जाएगा आश्रित उपवाक्य है। तो मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। तो जैसे दूसरा उदाहरण है, यह वही भारत देश है जिसे पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो यह वही भारत देश है, यह प्रधान उपवाक्य है और जिसे पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था यह आश्रित उपवाक्य है। अगला उदाहरण देखते हैं, जो लड़की कमरे में बैठी है वह मेरी बहन है। तो
वह मेरी बहन है। यह प्रधान उपवाक्य है और जो लड़की कमरे में बैठी है वह आश्रित उपवाक्य है। तो इस प्रकार सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य हमने पढ़े, मिश्रित वाक्य हमने पढ़े और सरल और संयुक्त मिश्र वाक्य में थोड़ा थोड़ा जो अंतर है उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और इन एक्सरसाइज को हम करेंगे।